चलिए गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन आर्टिकल नंबर 3.6 और काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस करें ना, जहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना हो, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लिया करें कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, पहले ऐसे ही लिख दीजिए। ये हेडिंग दे दीजिए काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस या इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अलग से कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप इसके पहले वार्निंग शुरू में ही लिख दीजिए, शुरू में ही लिख दीजिए इन अ न्यूमेरिकल we must first check very carefully whether it is a case of constant velocity motion, or it is a case of constant acceleration motion। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो बात आएगी वो ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो हाँ, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा सकते हैं। तो लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। और इस सिंपल से फॉर्मूले पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस पे मैं 3 स्टार दे रहा हूं। फिर से ब्रैकेट में लिख दीजिए, साथ में फिर से दोबारा वार्निंग लिखिए, कि दिस फॉर्मूला शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। इस वार्निंग पे 5 स्टार दे दीजिए। दिस फॉर्मूला, द अबव फॉर्मूला शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। शुरू में हम लोगों की टेंडेंसी होती तो है, हमारी आदत बनी हुई है वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए शुरू में हमारी आदत तो होती है कि सवाल पूरा ढंग से समझे बगैर हम इसी फॉर्मूले पर जंप करने की टेंडेंसी रखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सिर्फ तब वैलिड है जब इस सवाल में बड़ा क्लियर बताया गया हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिर्फ तब जो वैलिड है जब ये बताया गया हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आपको गलती से भी नहीं लगाना है, राइट? ये ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2, 4, 5 बार तो आप गलती करेंगे ही करेंगे, शायद उससे भी ज्यादा बार करेंगे। थोड़ी बहुत इसकी जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है, इसकी पर अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने इस पे खाली 3 स्टार दिए। हेडिंग दे दीजिए जनरल फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला है ना, एक्चुअली तो वो v का फॉर्मूला dx/dt, है और हमें इससे ज्यादा यूज करना आता नहीं है, पर एक्चुअली दिस इज वैलिड इन एनी केस। लिख दीजिए दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। हालांकि मैं इस पे ज्यादा स्टार दे नहीं रहा हूं, इस पे भी हम 3 ही स्टार दे सकते हैं। इसको ज्यादा यूज करना हमें आता नहीं है,
वरना ये जनरल मोस्ट जनरल फॉर्मूला है एंड इज वैलिड इन ऑल केसेस। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट वाला मोशन है तो भी ये वैलिड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला मोशन है तो भी ये वैलिड है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन है तो भी ये वैलिड है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे पता लगेगा? अगर कोई बोलेगा v is equal to 2, तो वेलोसिटी 2 पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो गया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है तो कोई बोलेगा a is equal to 2, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो कोई बोलेगा a is equal to 2t। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता चला जाएगा। कोई भी केस हो, ये तो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में वैलिड है, और ये क्या हमेशा ही वैलिड है। हालांकि हमें शायद इसे यूज करना अभी ज्यादा आता नहीं, इसको डायरेक्टली हम इस रूप में ज्यादा यूज करेंगे भी नहीं। जिन इक्वेशंस को मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिनके मैं डेरिवेशंस दिखाने वाला हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो इक्वेशंस आप जानते हैं। हम जानते हैं v is equal to u plus at, हम जानते हैं v square is equal to u square plus 2ax, और हम जानते हैं कि s is equal to ut plus half at square। ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड। एक्सेलरेशन 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 ये लिख दीजिए। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर से चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं दोबारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोटे तौर पे ऐसी कोई इक्वेशंस आती हैं, ये इक्वेशंस आप अच्छे से जानते हैं। अब हम इन्हें डिराइव करने वाले हैं। इनके डेरिवेशन का दो तरीके होंगे, एक तो होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में हम या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। तो इक्वेशन 3.6 में से लिखा भी है v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। तो यही हेडिंग दे दीजिए, टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए द ऑब्जेक्ट इज, या अगली लाइन में लिख दीजिए, ये हेडिंग है, बड़े बड़ा जो हेडिंग है उसे आप बड़ा बड़ा लिखें या अलग कलर की इंक से लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें हेडिंग को। हम दो बातें आपको इसको बता रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्लिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी है v नॉट, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी है v नॉट, टाइम t के बाद हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या जिसे ये लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो सवाल में उसकी वैल्यू दी हुई है a। सर एक बार बता देंगे कि v नॉट कैसे? v नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t के बाद मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए। एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, बॉडी में एक्सेलरेशन a है, आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, इनिशियली आपने जब गाड़ी स्टार्ट की तब की बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो किसी ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, फिर आपने गाड़ी एक्सेलरेट करी और टाइम t के बाद अब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो हमें जानना है। मैं ये जरूर समझाऊंगा कि v नॉट क्या होता है। v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ऑब्जर्वर, इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ऑब्जर्वर, नॉट फॉर द व्हीकल। जो गाड़ी है या गाड़ी जो आदमी चला रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। हर आदमी अपनी गाड़ी रेस्ट से ही उठाता है, गाड़ी पहले रेस्ट पे होती है। तो जब जर्नी बिगिन हुई थी तब जो वेलोसिटी है हम उसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं कहते। जब किसी ने आपको देखना शुरू किया उस समय जो आपकी वेलोसिटी है वो उस ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी है।
तो वहीं से लिख दीजिए, the observer starts counting time. The observer starts counting time from the moment he starts observation. जिस मोमेंट से वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है वो उसी मोमेंट से टाइम काउंट करना शुरू करता है, फ्रॉम द मोमेंट ही स्टार्ट्स ऑब्जर्वेशन. वो टाइम भी यहीं से गिन रहा है. सो दिस टाइम इज t is equal to 0. जो टाइम है जब से ऑब्जर्वेशन बिगिन हुई है वो टाइम है t is equal to 0. और इस समय जो वेलोसिटी है गाड़ी की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर के लिए पहली बार ऑब्जर्वर ने गाड़ी को देखा है, तो जिस मोमेंट पे ऑब्जर्वर ने गाड़ी को देखा उस मोमेंट पर गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो v0 थी, v0 प्लस at. तो इसका हम सीधे ग्राफ बना रहे हैं, vt ग्राफ. इसका vt ग्राफ बना रहे हैं. ये v है और ये t है, और t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v0 थी. t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v0 थी. और उसके बाद अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है. vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन. vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है. हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. Therefore, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है. ये मैंने कांस्टेंट स्लोप बना दिया. ये है O, ये पॉइंट है A, ये B, ये C और ये D. इसको v0 प्लस at को उसने डायरेक्टली यूज ही किया है. ये तो अगला डेरिवेशन आ गया है. x की इक्वेशन आ रही है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है. v is equal to v0 plus at तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही ऑब्टेन कर सकते थे, वो मैं एक मिनट यहाँ कर देता हूँ. इसकी हेडिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी. Acceleration is basically delta v by delta t. तो v minus v naught upon t minus 0. इसी से आ गया at is equal to v minus v naught. और इसलिए v is equal to v naught plus at. ये डेरिवेशन तो फिलहाल शायद हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, और यहाँ हम अपनी हेडिंग चेंज कर रहे हैं. यहाँ एक्सेलरेशन है डेल्टा v बाय डेल्टा t. वेलोसिटी v0 से v हो गई जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया. वेलोसिटी v0 से बढ़ के v हो गई जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया. तो बस ये वेलोसिटी है v0 प्लस at. इनिशियल वेलोसिटी ये है a, 1 सेकंड का चेंज. 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज है वो a है, तो t सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज है वो at है. 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज है उसी को a कहते हैं, तो t सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो at होगा. और पुरानी वेलोसिटी प्लस चेंज इज इक्वल टू न्यू वेलोसिटी. फिलहाल इसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला मान लिया है कि हमें आता है, इसका अभी डेरिवेशन नहीं है. हाँ, इंटीग्रेशन से इसे दोबारा किया तो जा सकता है. देखते हैं आगे. फिलहाल अब इसकी हमारी हेडिंग चेंज हमें करनी होगी, और इसके ऊपर हेडिंग है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. Equation of displacement in constant acceleration motion. फिर हम ये ग्राफ बनाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा x. यही डिस्प्लेसमेंट है. ये जो VT ग्राफ है भाई, अगर डायमेंशन से देखूं तो ये होगा वेलोसिटी टू टाइम, एरिया होगा
वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी है L1 t माइनस 1 इंटू टी 1 और ये 1 ये दोनों कैंसिल हो गए। तो वीटी ग्राफ का एरिया डायमेंशनली एक L है ना, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है या ज्यादा बेटर है डेल्टा एक्स बताता है। खाली डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे तो चलेगा। अभी इस समय मेरे को इस पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए। मैं इसको दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ। जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं जो कि डेल्टा एक्स है, वो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AC जो OACD है ये। तो जो डेल्टा एक्स है वो इस ट्राइंगल का एरिया है, ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ये टाइम टी, ये बेस है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये जो हाइट है ये v माइनस v नॉट है, क्योंकि ये पूरा जो है ये v है, ये पूरा v है और ये v नॉट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, तो ये v नॉट इंटू टी हो गया प्लस v नॉट इंटू टी हो गया, बस ये हो गया हाफ v टी माइनस हाफ v नॉट टी प्लस v नॉट। तो ये डेल्टा x हो गया। डेल्टा x का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। डेल्टा x का ये मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो एक्चुअली ये आ गया, ये तो ठीक है, ये बच जाएगा हाफ v t प्लस हाफ v नॉट t। इसमें से मैं हाफ तो हो जाएगा v प्लस v नॉट इंटू टी। हाफ और t मैंने कॉमन ले लिए, तो डेल्टा x का फॉर्मूला ये आ गया। ओके, ये डेरिवेशन दोबारा रिवाइज करने लायक नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। सिर्फ एक ही बात काम की है कि xt ग्राफ का एरिया vt ग्राफ का एरिया डेल्टा x होता है। उसके बाद ये एरिया आप डायरेक्टली, अगर आपको ट्रिपेजियम का फॉर्मूला आता है तो आप ट्रिपेजियम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं ट्रिपेजियम के फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ, ज्यादा आसान पड़ेगा। एनसीईआरटी में उसने ये दिखाया कि दिस प्लस दिस, तो मैंने भी एक बार कर दिया। पर अगर मैं ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगाऊं और तो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड ये है और एक साइड ये है v प्लस v नॉट इंटू दिस हाइट, वो डायरेक्टली आ जाएगा। इसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आप ट्रिपेजियम के एरिया के फॉर्मूले को ही ध्यान दें और उसी की प्रैक्टिस करें और उसी को यूज किया करें। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड प्लस ये साइड इंटू हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। ये x फाइनल माइनस x इनिशियल है। और अब मैं एक काम कर सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं, पहली बात तो ये है कि हमको x इनिशियल क्या था ये हमेशा जीरो हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि शुरू में बताया था कि जहां से मैंने आपको ऑब्जर्वेशन शुरू की ना, वहीं से मैंने डिस्टेंस भी नापा, तो मेरे लिए वो x जीरो है। आगे लिख दीजिए, इफ एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल पोजीशन ऑब्जर्वर की, व्हीकल की, जिसको कि मैं देखना शुरू, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं किसी गाड़ी को देख रहा हूँ, तो जब मैंने उसे देखा तब टाइम मैंने मार्क कर लिया अपनी घड़ी में जीरो, और जहां देखा उस पोजीशन को मैंने मान लिया जीरो। तो एक्स इनिशियल को हम मान ले रहे हैं जीरो। जब आपने देखा तब से बातें स्टार्ट हो रही है, उसके पहले कब से चल रहा था, कितने टाइम से चल रहा था और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम पास्ट में तो कभी इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। जहां से हम मिले वहां एक्स भी जीरो है और टी भी जीरो है। ओके, अब ये चीज क्या हो सकती है, ये है एवरेज वेलोसिटी। तो एक्स फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी, और x, फिर तो मैं x को v बार इंटू टी कह सकता हूं। ये फॉर्मूला मुझे तो किसी भी और फॉर्मूले से ज्यादा पसंद है, मैं इस फॉर्मूले पे 5 स्टार देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। कभी कभी ये न्यूमेरिकल्स में यूज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इस फॉर्मूले को उतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं जितने कि इसका महत्व है, इसे करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई
आप वेलोसिटी का v नॉट से बढ़ के v हुई है ना, ये v नॉट है, ये v नॉट है और ये v है, वेलोसिटी v नॉट से बढ़ के v हुई है, वो भी लीनियरली। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के मुताबिक। अगर कभी भी वेलोसिटी v नॉट से बढ़ के v हो तो आप ये मान सकते हैं कि पूरी जर्नी वेलोसिटी एवरेज वैल्यू पे कांस्टेंट। ये लाइन लिखी, if a quantity increases linearly, if a quantity increases linearly, linearly मतलब following a straight line graph, straight line graph, then it can be considered to be constant throughout. At average value. बड़ा ही यूजफुल स्टेटमेंट है, अंडर यूज रहता है ये हमेशा, और इसकी सुंदरता केवल इसीलिए है कि ये कहीं भी लागू हो जाता है फॉर एनी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आप 25-40 चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में 11th-12th में, और हर चैप्टर में कई ग्राफ्स आते ही आते हैं, और कहीं भी ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है तो ये है तो 5 स्टार वाला ग्राफ। अगर कोई क्वांटिटी x से बढ़ के y हो गई है और उसका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ से डिपिक्ट किया जा सकता है, तो पूरी जर्नी पे आप इस पूरे इंटरवल के लिए आप उसकी वेलोसिटी को, जो भी वो क्वांटिटी है, उसको x + y/2 पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना तो मेरी वेलोसिटी कभी v नॉट है और ना मेरी वेलोसिटी कभी v है। मैं ये मानना चाहता हूं कि मेरी वेलोसिटी इस पूरे इंटरवल में इस वैल्यू पे कांस्टेंट है, इसी को मैंने v बार लिखा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का फॉर्मूला लगाइए ना आप। एक्चुअली तो वेलोसिटी v नॉट से बढ़ के v हुई है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, वो v + v0/2 पे थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट है तो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन वाला फॉर्मूला लगाइए ना। और कांस्टेंट मोशन में तो, कांस्टेंट वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम आता है ना। ये किन न्यूमेरिकल्स में ज्यादा पसंद किया जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब ये केस लगेगा। धीरे धीरे हम सब इसे भुला ही देते हैं, ये इतना ज्यादा यूज है ही नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा यही पसंद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो यही है। जब किसी न्यूमेरिकल में न तो ए दिया गया हो न मांगा गया हो, हाँ उसने सवाल में कहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या ये बोला है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 2 to 5, कहीं ना कहीं अगर ये मैसेज है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है और सवाल में ना तो एक्सेलरेशन दिया है ना एक्सेलरेशन मांगा है, तब ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल साबित होता है। लिख दीजिए, दिस फॉर्मूला इज particularly very useful. This formula is particularly very useful when, this formula is particularly very useful when A is neither given nor asked. A ना तो दिया गया है और ना मांगा गया है, तब ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तब कायदे से तो आपको यही करना चाहिए। खैर आप ये नहीं करते हो तो आप 2 इक्वेशंस बना लेते हो, एक इक्वेशन से जो सवाल सॉल्व हो सकता है आप 2 इक्वेशंस बना लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एंटायरली अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आना चाहिए एंड वेल विद इन टाइम आना चाहिए। मेथड कैन बी एनीथिंग, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, तो मुझे जो फॉर्मूला पसंद है, मैं अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक केस में आपको पढ़ा चुका हूँ, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। उसका तो हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो वो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय v फाइनल माइनस v इनिशियल है, तो वो v माइनस v नॉट बाय v माइनस 0 है। और उसी से v का इक्वेशन आ गया था v नॉट प्लस 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया था। दूसरा फॉर्मूला ये आया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t।
तो जो मुझे पसंद है वो तो यही है, वो हो जाएगा v प्लस वी नॉट बाय 2। अब मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूँ, मैं कहीं a का टर्म लाना चाहता हूँ, तो मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। हमें तो सवाल में इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है ज्यादातर, है ना, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन। अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो एलिमिनेट, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, एलिमिनेट द टर्म ऑफ v। वैसे तो मैं तो इसी फॉर्मूले को खुदा मानता हूँ, मुझे तो यही पसंद है, पर सवाल में उसने मेरे को फाइनल वेलोसिटी दी नहीं है तो क्या करूं? तो फिर मैं v की जगह ये डाल देता हूँ v नॉट प्लस 8। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा v नॉट प्लस 80। इस v की जगह मैंने v नॉट प्लस 80 डाल दिया, प्लस v नॉट बाय 2 इंटू t। ये हो, मेरे को v को एलिमिनेट करना पड़ा क्योंकि सवाल ने फाइनल वेलोसिटी मुझे दी नहीं। उसने कहा भाई इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सीलरेशन इतना है, टाइम t के बाद बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। अगर वो इनिशियल दे दे और फाइनल दे दे और डिस्प्लेसमेंट मांगे तो मैं तो यही फॉर्मूला पसंद करूंगा, पर इनिशियल दे दे और फाइनल वेलोसिटी ना दे तो फिर मुझे मजबूरी में इस v को यहाँ से हटाना पड़ेगा, v नॉट प्लस 80 लगना पड़ेगा। इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो v नॉट और ये v नॉट ऐड हो जाएंगे, फिर 2 v नॉट बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी शायद एक इक्वेशन आ गई, फिर दूसरी इक्वेशन आ गई, फिर तीसरी इक्वेशन आ गई। इसको स्टैंडर्ड का दर्जा दिया नहीं जाता है। अगर आप याद करते हो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। कई बार आप कहते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये आ जाती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहते हो तो ये आ जाती है, इसको आप सेकंड ना लिखें। इस तरह से आप उसको ना पुकारें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरा बोलें कि भाई जब वेलोसिटी टाइम t के बाद चाहिए तो ये, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम t के बाद चाहिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। v का फॉर्मूला है v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, क्या मैंने टाइटल 2 डाला भी था। अब हम वेलोसिटी ही निकालना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी ही निकालना चाहते हैं, पर टाइम t के बाद नहीं, डिस्प्लेसमेंट x के बाद। थर्ड लिख दीजिए, थर्ड लिख दीजिए, to find final velocity, to find final velocity after displacement x, to find final velocity after displacement x। मेरे पास एक इक्वेशन ये है v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। मेरे पास एक इक्वेशन ये भी है कि x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप ध्यान रखिए कि ये t आता है यहाँ पे, कई बार हम इसे खाली v नॉट ही कहते थे। यहाँ v नॉट है ना, ये डायमेंशनली ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी टू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। कभी कभी आप शुरू में इस फॉर्मूले में v नॉट ही खाली लिखते हैं, v नॉट t नहीं लिखते हैं, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी नहीं हो सकती, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन में मुझे निकालना तो x ही है, मुझे निकालना तो x ही है, पर t का टर्म को एलिमिनेट करना है। थर्ड है टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ, टू फाइंड v, सॉरी, टू फाइंड v इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं यहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, मेरे को मतलब t एलिमिनेट करना पड़ेगा, बस यही कीवर्ड, एलिमिनेट t को एलिमिनेट करना। तो मैं इसमें मैं ट्राई करूंगा तो x का टर्म शायद ना आ पाए, यहीं से शुरू करता हूँ कि वेलोसिटी नहीं, x इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू टी, ऐसा है ना, और फिर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब इन दोनों इक्वेशन में से t एलिमिनेट कर दो, मैं इस इक्वेशन में से t निकालता हूँ तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस वी नॉट बाय a इज इक्वल टू टी, और इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ।
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी को ये लिखा जा सकता है, डेरिवेशंस आर डेफिनेटली नॉट इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम की आप बात कर रहे हो तो ठीक है, डेफिनेशन डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप नीट की बात करें तो हमें डेरिवेशंस में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल फाइनल रिजल्ट्स अगर कमजोर पड़ रहे हो तो डेरिवेशन का सहारा लेना पड़ता है, कि एग्जाम में अगर आप भूल रहे हो तो आप डिराइव करें जल्दी जल्दी और फाइनल रिजल्ट पे आ जाए, वरना अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशंस की जरूरत नहीं। यहाँ मैं अब इसको टी को पुट कर रहा हूँ तो x की इक्वेशन हो जाएगी v प्लस वी नॉट बाय 2, और इधर हो जाएगा v माइनस वी नॉट बाय a, ऐसा ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट बाय a, तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2a हो गया ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बस अब तो मेरा ये रिजल्ट आ गया, अब ये रिजल्ट आ गया v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, ये है कहानी सर। अभी हमको अपना आंसर x के टर्म्स में चाहिए था, तो हमने t एलिमिनेट किया यहां से भी और यहां से भी, स्कूल एग्जाम के लिए देखना हो तो आप डेरिवेशन देख लें, वरना सिर्फ समरी देख। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर ये वी नॉट लेना कंपलसरी है, वी कैन नॉट टेक यू एट द प्लेस ऑफ वी नॉट। एक बार फिर से बोले। सर ये जो वी नॉट ले रहे हैं अपन, तो उसकी जगह यू भी तो ले सकते हैं ना सर। हाँ हाँ, वो तो एनसीईआरटी ने जो फॉलो किया इसलिए मैं भी सर वी नॉट कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, सर वी हाँ नॉट में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, वो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि वो जिस टर्म की जिस तरह से डिनोट करने की चीजों को आपको आदत है, एग्जाम में ये वही तो बदलेंगे, केवल ये सवाल का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, पर ये एक्स को एस कह देंगे या डी कह देंगे, कुछ भी नया नाम ले देंगे जिसकी कि आपको आदत नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी आदतें पड़ जाएंगी, चिंता ना करें। ओके सर। आप अभी तो तरीका ये है बचने का कि वी नॉट की जगह आपकी आदत यू की है तो आप यू लिख लीजिए, पर कब तक बचेंगे? ये हर इक्वेशन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेंगे वेयर ए इज रिप्रेजेंट्स टाइम, ए एक्सेलरेशन है, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है, तो कुछ भी बोल देंगे, ये बोल देंगे एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ये आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तो मैं आपको ग्रैंड समरी दे रहा हूँ, टोटल समरी दे रहा हूँ। नंबर 1 वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है v फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन ओनली, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो ये, फिर v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, हाँ आपकी मर्जी है तो आप v को u प्लस 80 लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप तो यही यूज करिए, जो आपको आदत है वही आप फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में अगर वो बोल दे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है तो ठीक है, उतना आप फिर कर लोगे धीरे से, टेंथ से आप 11th में आए होते हो तो ये चीजें दिक्कत देती हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। इनमें से आपको जो लेना है ले लीजिए। थर्ड, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं मैं तो मुझे तो ये पसंद है x इज इक्वल टू वी बार इनटू टी, ये मेरे लिए तो बहुत फॉर्मूला है, मुझे तो यही पसंद है सबसे ज्यादा, और किसी को ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन x is equal to v naught t plus half a t square, और इसको मैं आपको v plus v naught by 2 into t कह रहा हूँ, और ये फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन ओनली, ये हो गया। और फाइनल फॉर्मूला है v square is equal to v naught square plus 2ax, ये। अब आपको काइनेमेटिक्स पे मोशन के चैप्टर के सारे सवाल बन जाने चाहिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले। ध्यान से ये देखिए कि इस फॉर्मूले में x नहीं आता,
when x not given, x not involved, ना तो x दिया है ना x मांगा है, ना तो x दिया है ना x मांगा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, ये बात बड़ी काम की है। आपको समझ में नहीं आता कि इस फॉर्मूले में, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। जिस सवाल में उसने x की बात ही ना की हो, शायद यही लगेगा। इस फॉर्मूले में a not given, when a not involved, a ना तो दिया हो ना मांगा हो, इस फॉर्मूले में कहीं a आ ही नहीं रहा है। और इस फॉर्मूले में तो, या इसकी पहले बात कर लेते हैं, t not involved, t देखो इसमें भी आ रहा है, t इसमें भी आ रहा है, t इसमें भी आ रहा है, t इसमें भी आ रहा है। जब t ना दिया हो तो ये फॉर्मूला, ये बड़े काम की बातें हैं। आपको न्यूमेरिकल में यही प्रॉब्लम आती है शुरू में कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ नहीं आता। इस तरह से तुम अगर ट्रेन कर लोगे अपने आप को तो मजा आ जाए। जब x दिया ही नहीं है तो वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें x नहीं आता हो। जब a दिया ही नहीं है और ना मांगा है तो ये फॉर्मूला यूज करो। और जब t नॉट इन्वॉल्व तो ये फॉर्मूला यूज करो बस। और इसमें तो शायद मैं फिर ये क्या कहूंगा, x भी आ रहा है, t भी आ रहा है, a भी आ रहा है, शायद मैं कहूंगा व्हेन v नॉट इन्वॉल्व, फाइनल वेलोसिटी। द फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी आ रही है ना, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो, ये वैसे आपको रेडीली क्लिक कर जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि कई बार आप v नॉट के साथ t लगाना भूल जाते हैं, वो ही हम उसको वार्निंग में लिख देते हैं। बाकी सारे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने की पोजीशन में अब आप आ गए हैं कायदे से। एक वार्निंग लिख दीजिए, एक वार्निंग लिख दीजिए कि x is not equal to v naught plus half a t square. x is equal to v naught t plus half a t square. और आपको आदत है s is equal to t plus half a t square लिखने की, तो आप ये लिखते रहिए। मैं तो वही सिंबल्स यूज करूंगा, उसी तरह से डिनोट करूंगा जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया है। और आपको अगर कोई और आदत है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने तरीके से चीजों को जारी रखें। न्यूमेरिकल पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से व्यू क्या है, अगर आप व्यू कह रहे हैं तो। ये कह रहा है भाई इन सभी, हाँ बोलिए सर। अपने लास्ट 3 क्वेश्चंस थे वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में काम आएंगे। हाँ बिल्कुल, जो लास्ट 3 इक्वेशंस हैं पूरा उसने लिखा है, पूरा फिर से लिख दीजिए। मैं काइनेमेटिक फिर से मैं दोबारा लिखता हूँ समरी, अब ग्रैंड समरी नहीं लिखता, समरी लिख देता हूँ और बोलता हूँ v इक्वल टू u प्लस at, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आपको पसंद है तो मैंने वैसा लिख दिया। आप किसी तरह से भी करते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला है वैलिड, इक्वेशंस हैं वैलिड ओनली फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। These are valid only for rectilinear motion, straight line motion for constant acceleration. अगर मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है, अगर मोशन x डायरेक्शन में होता है तो मैं बोलता हूँ x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर y डायरेक्शन में होता है तो मैं बोल सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay। अगर z डायरेक्शन में होता, तो मैं बोलता v प्लस v नॉट बाय 2 into t, ऐसा कुछ मैं कर सकता था। अगर x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सवाल को बताना पड़ेगा, तो आप s इज जनरल टर्म फॉर डिस्प्लेसमेंट।
अब वो x एक्सिस के अलाउंग हो रहा है तो x, y एक्सिस के अलाउंग हो रहा है तो y, और z एक्सिस के अलाउंग हो रहा है तो z। किसी भी एक एक्सिस के अलाउंग जब होता है तो आप इस s की जगह x, y या z लिख सकते हैं। और इन सारी इक्वेशंस में एक बात और भी वैलिड है कि एट t is equal to 0, v is equal to v naught the u and x is equal to 0। इन सारी इक्वेशंस में t is equal to 0 पे जो वेलोसिटी थी उसका नाम u था, और डिस्टेंस भी हमने वहीं से गिनना शुरू किया जहां से ऑब्जेक्ट से हम मिले, जहां हमने देखा वहीं से टाइम भी गिना और वहीं से डिस्टेंस भी गिना जहां से हम साथ चले। उसके प्रयास इसका क्या था, इसने कितना चल के आया था कोई बॉडी यहां तक आने के पहले, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो t is equal to 0 पे मोस्टली डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पोजीशन 0 होती है, उसी को आप ओरिजिन मानते हैं। t is equal to 0 पे वेलोसिटी तो फाइनाइट होती है, t is equal to 0 पे वेलोसिटी तो फाइनाइट होती है, पर पोजीशन हम ओरिजिन उसी को मानते हैं, टाइम का भी ओरिजिन उसी को मानते हैं और पोजीशन का भी ओरिजिन उसी को मानते हैं। बट ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए मोर जनरल इक्वेशंस, more general equations, more general equations मतलब at t is equal to 0, at t is equal to 0 the particle is not at origin। आप origin पहले डिफाइन कर चुके थे। at t is equal to 0 अगर पार्टिकल origin पे नहीं है it is non-zero, x is equal to non-zero, say x is equal to x naught। आप तो यहाँ x एक्सिस इसको डिफाइन कर चुके थे, इसको y एक्सिस डिफाइन कर चुके थे, और जब आपकी नजर पड़ी तो पार्टिकल यहाँ पर है, तो t तो 0 है पर x x नॉट है। आप डिस्टेंस तो यहीं से गिन रहे हैं, आपको उसके पास में इंटरेस्ट है तो टाइम तो आप यहीं से गिनेंगे कि इसके 10 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है ऑलरेडी। टाइम तो हम यहीं से गिनेंगे पर हम उस पर इंटरेस्टेड है। हमारी जो इक्वेशन आई है ना उसमें अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लीजिए कभी कोई पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज उसकी पोजीशन अब यहाँ पर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो x माइनस एक्स 0 है ना, लिख दीजिए। Now in all the previous equations, the displacement should be considered as x minus x0। इस टाइम t में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो x माइनस x0 हुआ ना। x0 है इनिशियल पोजीशन और x है फाइनल पोजीशन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो x माइनस x नॉट हुआ ना। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। टाइम t में आपको डिस्प्लेसमेंट का इंटरेस्ट होता है, उसको आप x माइनस x नॉट लिख दीजिए। इसलिए इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at वाली तो चेंज नहीं होगी। फिर x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर में आप डिस्प्लेसमेंट x माइनस x नॉट लीजिए, और इसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax में x की जगह x माइनस x नॉट ले लीजिए। मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को चाहिए था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और अब डिस्प्लेसमेंट तो मेरा x माइनस x0 है ना। क्या ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। इनको हम कहीं स्टार लगाते हैं तो कहीं क्रॉस लगाते हैं, यहाँ मैंने फिलहाल क्रॉस लगा दी। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। भाई मेरे को टाइम t में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये पोजीशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। ये जब मैंने देखा तो इनिशियल पोजीशन ये है,
फाइनल पोजीशन ये है। पोजीशन तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताई जाती है, पर मुझे पोजीशन से मतलब नहीं है, मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, जो कि इस एक्सीलरेशन ए के कारण हुआ है। तो जहां भी एस आता था वहां पे एक्स माइनस एक्स नॉट लिख दीजिए, पर ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इसका जजमेंट केवल एक तरीके से होता है, और वो है क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। अगर ये बात इंपॉर्टेंट होगी तो PYQ करते वक्त आपके सामने स्वतः आ जाएगी ऑटोमेटिकली सच क्वेश्चंस यू विल हैव टू हैंडल। तब सीख लेंगे उसमें क्या, अगर अभी कुछ छूट गया तो तब सीख लेंगे, पहले तो हमें परफेक्शन चाहिए ही नहीं। अगर आप सोचते हो कि थियोरी को परफेक्ट कर लें फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे, कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले पहले थोड़ा बहुत आइडिया लिया और सवाल शुरू कर दो। एग्जाम्पल 3.3 देखते हैं। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। अगेन अब ये स्कूल एग्जाम के लिए हो सकता है काम का हो, अदरवाइज हमें इट इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ डेरिवेशन, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है, पर चलिए कर लेते हैं तेजी से। तो एक्सीलरेशन के लिए अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन के लिए सबसे सुंदर फॉर्मूला तो dv/dt है ऑलवेज। सबसे शानदार फॉर्मूला तो यही है। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो dv हो जाएगा a dt, dv हो जाएगा a dt। ये यहाँ ले गया मैं और यहाँ पे अकेला था ही, जब मैं यहाँ 1 नीचे लिख सकता था, this into this is equal to this into this। अब मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ, पर इसको करने से ये फायदा होगा कि आप इंटीग्रेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv is equal to a integration of dt। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आते हैं। bring constant a out of integration sign, इंटीग्रेशन सिंबल। इधर तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dv is equal to a इंटीग्रेशन ऑफ dt। कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में हम उसको बाहर ले ही आते हैं। इस a को फिलहाल ये कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर ला सकता हूं। अगर a की इक्वेशन भी t के टर्म्स में होती, a t का फंक्शन होता, तो मैं इसको बाहर नहीं ला सकता था। फिलहाल तो मैं ये कर सकता हूं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट काम और कर रहा हूं, पुट रिस्पेक्टिव लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब यहां पर आप वेलोसिटी की लिमिट्स डालिए और यहां पर आप टाइम की लिमिट्स डालिए। पुट लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ dv and put limits of time in the integration of dt। ये आप वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी की लिमिट्स डालिए। अब भाई वेलोसिटी शुरू में मेरी वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है? वेलोसिटी शुरू में v नॉट थी और बाद में v है। इनिशियल वेलोसिटी is v naught and final velocity is v। ऐसे इनिशियल टाइम is equal to 0 and final time is equal to t। मैं कहना चाहता हूं कि भाई मेरे पास एक्सप्रेशन आई थी इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt, और मैं कहना चाहता हूं जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी v नॉट है और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। टाइम जब 0 से बढ़ के t हुआ है तो उस दरमियान वेलोसिटी v नॉट से बढ़ के v हो गई है। तो लिख देता हूं, टाइम increases from 0 to t
टाइम जब 0 से बढ़ के t हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम v नॉट टू v, इनिशियल से बढ़ के फाइनल हो गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आएगा v और ये उसकी लिमिट्स होंगी, ये तो बाहर ही है। इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा t और ये उसकी लिमिट्स होंगी। इंटीग्रेशन ऑफ dv आएगा v, क्योंकि ये ऐसा है v टू द पावर 0 dv है, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, वो x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो v टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 हो जाएगा, तो ये v अपॉन 1 हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता है जब ये दोनों चिपके आते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv है छोटे छोटे dv का सम, और छोटे छोटे dv का सम हो जाएगा बड़ा v, ऐसे छोटे छोटे dt का सम हो जाएगा बड़ा t। अब इसमें अपर लिमिट v = अपर लिमिट माइनस v = लोअर लिमिट = a, और ये t = अपर लिमिट माइनस t = लोअर लिमिट, तो ये आ गया फाइनली v - v0 = at, या v = v0 + at। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। थोड़ा बहुत इसके बहाने इंटीग्रेशन हमारा रिवाइज हुआ। स्टार्ट मैंने किया था a = dv/dt से, स्टार्ट यहां से मैंने किया था, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, dv = a dt कहा था, फिर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया था, फिर इसकी लिमिट्स पुट कर दी थी, ये v0 से v है और ये 0 से t है, और अगर कोई कांस्टेंट साइन है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए और फिर लिमिट्स पुट कर लीजिए। इसको फिलहाल इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, इसका केवल एक ही फायदा है कि इस बहाने हमने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखी। अब मैं इसमें सेकंड रिजल्ट देख रहा हूँ, ये वाला। अब मैं v का, अगर मुझे v में और x का रिलेशन चाहिए तो v = dx/dt, फिर से वही करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx = v dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx = इंटीग्रेशन ऑफ v dt। पर मैं v को इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ा ही ना है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैं लिमिट्स पे पुट कर देता हूँ, मेरी x मान लीजिए शुरू में 0 है, ये x की लिमिट्स इसने x0 ली है, शुरू में मान लीजिए पोजीशन x0 थी और फाइनल x है, और v का फॉर्मूला मैं चाहूँ तो यहाँ u + at लिख लेता हूँ, और लिमिट्स तो मैं टाइम की डालूंगा, टाइम तो शुरू में 0 है और बाद में t। या तो अगर v कांस्टेंट होता तो मैं v को कांस्टेंट बाहर ले आता इंटीग्रेशन साइन के, नहीं तो आई मस्ट एक्सप्रेस v एज अ फंक्शन ऑफ t। तो लिख दीजिए टू बी एबल टू कैरी आउट द इंटीग्रेशन, हम चाहते हैं कि अगर हम इस इंटीग्रेशन को आगे करें तो वी मस्ट एक्सप्रेस v एज अ फंक्शन ऑफ t। कंपैटिबिलिटी तो चाहिए ना, ये v t के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना जरूरी है, वी मस्ट एक्सप्रेस v एज अ फंक्शन ऑफ t। तो v की जो इक्वेशन आती थी u + at, इसके पहले जो मेरी आई थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, और ये लिमिट्स हो गई, इसको मैं जरा ओपन कर रहा हूँ, ये हो गया u dt प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ at dt, ये इसकी लिमिट्स हो गई, ये 0 से t और ये 0 से t। अभी u कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x - x0 = u, और u तो बाहर आ गया था, dt का इंटीग्रेशन t आ रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt है फ्रॉम 0 से t, प्लस a बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ t dt है फ्रॉम 0 टू t। जो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकता हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकता हूँ। तो x - x0 का फॉर्मूला हो गया यहाँ u, और dt का इंटीग्रेशन आता है t, और ये लिमिट्स है प्लस a, और t का t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन आता है t² 2, और ये लिमिट्स है।
तो x माइनस x0 का फॉर्मूला हो गया u t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस t इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस ये कांस्टेंट को बाहर ले जाना चाहिए, ये 2 को आप बाहर ले जाओ, अब ये t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस t इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 का फॉर्मूला ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आ ही गया। ये हमने इंटीग्रेशन से किया। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन के रूप में इसको पढ़ना अच्छा है। थर्ड डेरिवेशन कर रहा हूं, हेडिंग दे दीजिए, फाइंडिंग वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x, फाइंडिंग वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x। यहाँ चेन रूल की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। मैं शुरुआत तो शायद यही करूंगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सीलरेशन होता तो यही है, पर मुझे डिस्प्लेसमेंट का टर्म पिक्चर में लाना है, तो मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, क्योंकि मुझे x का टर्म पिक्चर में लाना तो है ही। अब मैं कह सकता हूं इंटरचेंज बेसिस को इंटरचेंज कर दो, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई dx इनटू dx बाई dt। मैंने बेस इंटरचेंज कर दिए, और अब dx बाई dt को खुद को हम वेलोसिटी कहते हैं, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx। ये फॉर्मूला आपको याद तो रहना चाहिए, आपको इस पे 5 स्टार देने होंगे। आइडियली आपको याद तो रहना चाहिए। सर ये वाला फिर से समझा देंगे। भाई एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन तो होती है dv बाई dt, पर मुझे x का टर्म लाना है, तो मैंने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, dv के नीचे dx लिख दिया और dx के नीचे यहाँ ये वाला dt ले गया, और dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को यहाँ लिख दिया। ए के आग से मेरे पास 2 फॉर्मूले, एक तो dv बाई dt जो कि बेसिक फॉर्मूला है, और कभी कभी मैं ए का, मुझे बस अगेन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं ए का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकता हूँ v dv बाई dx। जितना बेसिक ये है आप उतना ही बेसिक इसे भी मान सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही कम उपयोग में आएगा। We will always have to begin with this। अब मैं इसी को आगे ले जाता हूँ, ये है v dv बाई dx। अब मैं फिर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा a into dx is equal to v dv। फिर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी सारे v के टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, सारे सिमिलर टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, तो वेलोसिटी के सारे टर्म्स मैंने यहीं रखे, और इसको तो खैर मैं फिर यहाँ ले ही आया। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब a अगर कांस्टेंट है तो मैं a को बाहर लाता हूँ, पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। a कांस्टेंट है तो मैं उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आया, पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, उसको मैंने वहीं रहने दिया। यहाँ x की लिमिट्स डालता हूँ, x शुरू में x0 था और फाइनली x है, और यहाँ वेलोसिटी की लिमिट डालता हूँ, वेलोसिटी शुरू में v0 थी और बाद में v है। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x, और ये उसकी लिमिट्स हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा v स्क्वायर बाय 2, ये v टू द पावर 1 है ना, और ये इसकी लिमिट्स हैं v0 टू v। अब ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ dx आया x, फिर x की वैल्यू फॉर अपर लिमिट माइनस x की वैल्यू फॉर लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 1/2, फिर v स्क्वायर है, ये v टू द पावर 1 था, ये इंटीग्रेट करने के बाद v स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल की वैल्यू फॉर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की वैल्यू फॉर लोअर लिमिट, ये हो गया। और अब आप देख रहे हैं v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a into x minus x0, और x minus x0 मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेसमेंट, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों इक्वेशंस हमने डिराइव कर दी।
कैलकुलस मेथड से। वंस अगेन मैं इसमें अगर स्कूल के लिए आपको कैलकुलस मेथड पढ़ाया जाता है तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, वरना फॉर नाउ इसे छोड़ सकते हैं। इनिशियली हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, हम डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। So that is all for now.